दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए आसान शब्दों में आंसर जान लेते हैं कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करता है जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। दोस्तों पोषण के 2 प्रकार होते हैं, पहला होते हैं स्वपोषण तो दूसरा होते हैं परपोषण। एक बार फिर से समझिए कि पोषण का वह जटिल जो प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वह भोजन शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। दोस्तों पोषण की प्रकार की बात करें तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण तो दूसरा होते हैं परपोषण। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 करता है अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें। और ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक के बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहते किसे हैं, तो जिन जीवों का शरीर एक नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है वैसे जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे सभी जानवर मनुष्य हो गया। और वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखिए। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। यानी जितने भी हरे पादप हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं कि वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक है। पहला जो शर्त होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होने के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, H2 यानी जल, ये सभी के सभी मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए तमाम क्वेश्चन को याद करना बेहद जरूरी है। अब अगला सवाल कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। नहीं समझे, फिर से सुनिए। देखिए शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी का संचालन करने के लिए और कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, तमाम शरीर के सभी अंगों का वृद्धि एवं विकास करने के लिए हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो ऊर्जा होती है जो हम लोग भोजन करते हैं उसी भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि श्वसन क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आसान शब्दों में आंसर लेके आइएगा कि श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है।
इसे ही श्वसन कहते हैं। फिर से सुनिए कि श्वसन एक ऐसा जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से क्या होता है कि पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है जी। अब इसी ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनक्षी श्वसन के नाम से जानते हैं। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 करता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कौन कौन से अंतर होते हैं वहीं आप सभी को बताना होगा। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अवायवीय श्वसन जो होता है ना जी, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये संपन्न नहीं होगा, और जब तक वायवीय श्वसन संपन्न होगा कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद में लिखिएगा अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिख आइएगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला सवाल कहता है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और लिखिएगा कि मनुष्य में श्वसन 2 चरण में संपन्न होती है, यानी 2 तरीके से मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। पहला चरण में क्या होता है कि वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े तक पहुँचती है। यानी पहला चरण में मनुष्य के नासिका यानी नाक के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। अब फेफड़े के दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वह पुनः टूटकर फिर से हीमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह श्वसन का दूसरा चरण होता है। इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परिवहन क्या है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। काफ़ी ही सिंपल इसका आंसर है कि जितने भी शरीर में उपयोगी पदार्थ है ना जी, उसको शरीर के अलग अलग यानी संपूर्ण भागों तक पहुंचने और मनुष्य के शरीर में बन रहे जितने भी अनुपयोगी पदार्थ है उसको उन तमाम पदार्थों को कोशिकाओं से निकलकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे ही परिवहन कहा जाता है। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। आसान शब्दों में लिखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, यानी जाइलम की जो कोशिका होती है ना जी, ये मरा हुआ होती है यानी मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। इसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब अगला सवाल कहता है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को बताइए। आसान शब्द में से लिखिएगा कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। देखिए, पौधों के जो वायवीय भाग में जो जल होते हैं ना, तो जल जो होता है वो वाष्प के रूप में उसका निष्कासन की क्रिया होती है। इसी क्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं।
एक पौधा अपने जीवन काल में अपने भाग के लगभग 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं जी। उसके बाद में कहता है कि इसका महत्व क्या होता है, तो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता रहता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ताप संतुलन बना रहता है, जिससे पेड़ पौधे तुरंत यानी जल्द नहीं मर पाते हैं। अब अगला सवाल, ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2016 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में 5 नंबर में। ये क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें या नेफ्रॉन का चरित्र चित्रण करें। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आसान शब्द में लिखिएगा कि देखिए प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। जितने भी मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क होते हैं उसमें लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। इसके अलावा बोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी मौजूद होती है। देखिए अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी के व्यास से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छान पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। जब क्षनिक द्रव नेफ्रॉन की जालिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकल जाता है। अब आसानी तरीके से जानिए कि देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस नेफ्रॉन के अलावा इसमें एक ग्लोमेरुलस नामक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। इसके अलावा बोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी होते हैं। अब अभिवाही धमनी का जो व्यास है ना जी, अपवाही धमनी के व्यास से अधिक होता है। इसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का काम करता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छान पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग निस्यंदन क्रिया कहते हैं। जब क्षनिक द्रव नेफ्रॉन की जालिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से पेशाब क्रिया के द्वारा पेशाब करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। कहता है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है, क्यों? तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार के चीनी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। आसान शब्द में समझिए कि इंसुलिन का स्राव जो होता है ना जी, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अब रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन काफ़ी ही कारगर सिद्ध होता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं होने लगता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी की इंसुलिन का हार्मोन देकर इसलिए चिकित्सा की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके और मधुमेह रोगी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।